अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम बीरज़ादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से तारीखी खिताब। आर्मी चीफ का कहना था कि ज़राअत और मवेशी बारी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है, क्योंकि इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। आर्मी चीफ का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद मौजूद हैं। एजाज अहमद बताएगा इस तारीखी खिताब में आर्मी चीफ ने मजीद क्या कहा? जी, आर्मी चीफ ने किसानों से जो अपना खिताब किया उसमें इंतहाई बहुत खुलकर मुदल्लल अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सच नहीं है। उनका ये कहना था कि 60 की दहाई में पाकिस्तान तेजी से तरक्की करती हुई रियासत और मीशत थी, लेकिन फिर हमने कायदे-ए-आज़म के जो 3 रहनुमा उसूल है, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन मौकम, उनको छोड़ दिया था। उनका ये भी कहना था कि ग्रीन इनिशिएटिव जो है वो पाकिस्तान की ज़राअत को तरक्की देने का मंसूबा है। और उनका ये भी कहना था कि पाक फौज इसमें अवाम और रियासत के दरमियान और जो सरकारी अदारे उनके दरमियान कनेक्टिंग फोर्स का काम करेगी। ग्रीन इनिशिएटिव की ज्यादातर आमदनी सूबों को जाएगी, जो बाकी आमदनी होगी वो किसानों के पर खर्च होगी और ज़रूरी रिसर्च पर खर्च होगी। उनका ये भी कहना था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड लाइव स्टॉक, मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर न होने वाले बीज और इस किस्म की जो दीगर जरूरियात है उनके ऊपर रिसर्च की जाएगी और उनको उनकी फराहमी यकीनी बनाई जाएगी ताकि ज़राअत को तरक्की दी जा सके। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को नाकाम रियासत के तौर पर दिखाने वाले प्रोपेगेंडा अनासिर जो है वो उनका कलाकुमा करना भी ज़रूरी है। और पाकिस्तान जैसे ये फैलाया जा रहा है तासुर के पाकिस्तानी रियासत अपनी गुंजाइश खो रही है, अपनी जगह खो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान एक मजबूत रियासत है, पाकिस्तान तरक्की करेगी, पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगी और हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सबको भी की जाएगी। जी अच्छा, बताइएगा ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है जिसमें किन्नू की आम और चावल जैसी फसलों के बारे में जिक्र किया गया, साथ ही साथ ग्रेनाइट, सोना और तांबे के हवाले से भी आर्मी चीफ ने जिक्र किया था, इस हवाले से बताएगा इसमें क्या कहना था उनका? जी, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद रियासत है जिसमें चारों मौसम आते हैं। पाकिस्तानी रियासत कुदरती वसाइल से मालामाल रियासत है। यहाँ पहाड़ है, यहाँ पानी है, यहाँ ज़मीन मौजूद है एग्रीकल्चर के लिए, यहाँ सब कुछ तमाम सहूलियात पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान में उनका ये कहना था कि अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि पाकिस्तान में आम पैदा होता है, ग्रेनाइट पाकिस्तान में मौजूद है, सोना मौजूद है, दीगर ज़रूरी अजनास मौजूद है, गंदम, कपास का कौन सी फसल है जो पाकिस्तान में पैदा नहीं होती। तो इन तमाम को तरक्की देने की जरूरत है और पाक फौज इसी खातिर ग्रीन इनिशिएटिव के साथ बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज ये अहम खिताब किया गया है आर्मी चीफ की जानिब से नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन में, जिसमें उनका कहना था कि ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा भी रहा है। और इसके अलावा जो अहम बात उन्होंने की थी वो ये की थी कि सोशल मीडिया पर हैजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके झूठी खबरों के ज़रिए ये तासुर दिया जाता है कि रियासत नाकाम हो गई है। और क्या कहेंगे आप इस खिताब के हवाले से? जी हाँ, देखें कि ये एक सोशल मीडिया का कुछ अर्से से इसका बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है और जहाँ तक देखें कि इसमें दो तरफा इसका एक किस्म का हमला है। एक तो बैरूनी तौर पे जब देखते हैं तो इंडिया इसमें इन्वॉल्व है और सेकंडली जो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं या मुल्क के अंदर भी जो लोग हैं वो एक ऐसे जो हैं कि कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड करके ऐसे जो क्लिप्स आते हैं जिसमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, मायूसी होती है और स्टेट के खिलाफ इसमें इंफॉर्मेशन होती है या एंटी स्टेट नैरेटिव होती है या इंसल्टिंग नैरेटिव होती है, तो ये इस तरह आपस में शेयर करते हैं और ये कम्युनिकेट करते हैं और यही हमारा दुश्मन चाहता है। और जिस तरह रॉ वाले लगे होते हैं किस तरीके से एक इंफॉर्मेशन और जिसमें आपके मलाइन करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है इस वक्त जो है मुल्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सो देयरफॉर सबका फोकस ये है कि आर्मी को कमजोर किया जाए और क्योंकि दुनिया समझती है कि एज लॉन्ग एज पाकिस्तान आर्मी इंटैक्ट है, जो सोशल फाइबर जिसने तमाम कौम को इकट्ठा रखा है, तो वो जब तक आर्मी इंटैक्ट है पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो देयरफॉर इनका टारगेट हमेशा पाकिस्तान आर्मी रही है और इनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि ये झूठी खबरें, प्रोपेगेंडा और र्यूमर्स फैलाएं।
تو یہ واضح طور پہ چیف کا یہ ایک پیغام تھا، اور یہ میرا خیال میں ہمارے جو لوگ ہیں، قوم ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس میں جو جس لوگوں کے جو مضموم مقاصد ہیں وہ اب لوگ سمجھ گئے ہیں۔ اچھا، اس پر کیا کہیں گے بریگیڈیئر صاحب کہ آج جو پوٹینشل ہے پاکستان کا، جس میں ایگریکلچر ہے، پھر فارمنگ ہے، ساتھ ہی ساتھ مائنز کے اوپر، منرلز کے اوپر بات کی گئی ہے آرمی چیف کی جانب سے، اور ایک پہچان دینے کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے باہر بیرون ممالک میں، تو پاکستان کا جو چاول ہے وہ انڈیا کے نام سے ایکسپورٹ ہو رہا تھا۔ اب پاکستان اس گرین انیشیٹو سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں اجاگر نہیں ہوگا، کیا اپنا نام نہیں بنا پائے گا؟ جی ہاں، دیکھیں آلریڈی اس پہ پاکستان میں، جس طرح پاکستان ہم جب کہتے ہیں پاکستان میں 4 سیزن ہے، زرخیز زمین ہے، اور خاص طور پہ یہاں پہ ہماری جو اکانومی ہے بیسیکلی اٹ از ایگریکلچر بیسڈ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھے چیلنجز، ہم نے دیکھی ہم گندم باہر سے منگاتے ہیں، پھر کلائمیٹ چینج کے مسائل آئے ہیں، پھر ہماری آبادی بھی بڑی ہے، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہم 8ویں بڑی ملک ہے جو ویٹ پروڈیوس کرتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہم ویٹ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ سو دیٹس وائی ان چیزوں کو بیس کر کے جب کنسپٹ تھا جو پچھلی گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا تھا جو گرین پاکستان کا کنسپٹ تھا، تو اس میں بیسیکلی جو اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا تھا یہ آرمی چیف کا آئیڈیا ہے، جس میں یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے جو فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں تھرو گرین پاکستان انیشیٹو کے تھرو ان کو ایڈریس کیا جائے، اور اس کے لیے دیکھیں کہ جو پورے پاکستان میں بیسیکلی بیرنس لینڈز ہیں، ان یوز لینڈ ہیں یا ویسٹ لینڈ ہیں، ان کو ریکلیم کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو وہاں پہ کاشت کیا جائے، کاشت کرنے کے بعد وہ جو فصل بنتی ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ دیکھیں خالی ویٹ کی پروٹیکشن نہیں، جس طرح آپ نے مینشن کیا، اس میں منرلز بھی شامل ہیں اور لائف سٹاک بھی اس میں شامل ہیں، اور اس میں بہت سارے عوامل اس میں شامل ہیں، جس میں الٹیمیٹلی فوکس یہ ہے کہ پاکستان کے فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، شارٹیج کے مسائل ہیں، کرائسس ہے، وہ انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں یہ ایڈریس ہوں گے۔ اور جس طریقے سے حال ہی میں پاکستان اسپیشلی چولستان میں ہزاروں ایکڑ زمین پہ فصل کاشت کی گئی ہے، تو میرے خیال میں ایک بہت اچھا بہترین سٹارٹ لیا ہے، اور پاکستان آرمی اس میں لیڈ رول اس کا ادا کر رہی ہے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ڈپٹی بیورو چیف اعجاز احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ الیکشن کمیشن کا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ بلے کا انتخابی نشان بحال کرنے کے معاملے پر جلد متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کا جائزہ لیا گیا۔ قانونی ٹیم نے بریفنگ دی کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ تحریک انصاف کے انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع پر چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ قانونی ٹیم کی طرف سے موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ بلے کے نشان پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا۔ قانونی ٹیم کا کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے حکم امتناع کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں اپیل دائر کرے گا۔ الیکشن کمیشن درخواست میں پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کو خارج کرنے کی استدعا کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے الیکشن کمیشن کے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کو معطل کر دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ سے رجوع سمیت دیگر مختلف آپشنز پر بھی غور کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں بلے کا نشان نہ ملے۔ ہمارے امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے جا رہے ہیں۔ بڑی جماعت کو الیکشن سے نکالنا جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ یا تیسری قوت کو آنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ عدلیہ سازش پر نظر رکھے۔ بیرسٹر گوہر کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں مخالفین ہارس ٹریڈنگ چاہتے ہیں۔ پی ٹی ایم کی باقیات عوام کا سامنا کرنے سے شدید خوفزدہ ہے۔ بیرسٹر گوہر نے نیوز کانفرنس میں سیاسی حریفوں کی عدلیہ مخالف تقاریر کی ویڈیو چلا دی۔ جو خاندانی سیاسی رہنما ہے، جو اپنے پارٹی پہ قابض ہے، ان کا روش یہی رہا ہے جب بھی کوئی ڈیسیجن آ جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو فیس کرے، قانونی راستہ اختیار کرے، پریس کانفرنس کرا کے ججز کو اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ آور تھے، یہ ہائی کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، میں توقع کرتا ہے الیکشن کمیشن خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا، لیکن الیکشن کمیشن سے
कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। इन सारे सियासी रहनुमाओं को, ये जो रेमनेंट पीडीएम के हैं, इनको अच्छी तरह नजर आया है कि 8 तारीख को इनके पल्ले कुछ भी नहीं बचना अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए। इनको इनका पता है, इसलिए इनकी सिर्फ ये कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ला ही ना रहे, कि किसी पार्टी से सिंबल लेना इस बात का मुतरादिफ है कि आपने उस पार्टी को डिसॉल्व किया है, और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 में मौजूद है, किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है। ये द मोस्ट क्रिटिकल इलेक्शन इस मुल्क में होने जा रहे हैं। अगर ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो ये इकानमी तबाह हो जाएगी। इनको इस बात का इदराक नहीं है। आपके सामने ये पिटीशन हम फाइल कर चुके हैं। ये 80 से ज्यादा केसेस है कि लोगों से किस तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए। काइंडली इस पे नजर रखें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया है और इस बात को वर्सी कर रही है कि इलेक्शन 8 फरवरी हो, तो इसका हर स्टेप उस वक्त तक, जब तक सारा फाइनल नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट नहीं हुआ हो, इस सब के लिए लाजिम है कि यह सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में देखे। निगरान हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है। निगरान हुकूमत के ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। बानी चेयरमैन PTI के साथ मुलाकात की दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की जानिब से दरख्वास्त की मुखालिफत पर अदालत बरहम। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI से पार्टी टिकटों की मुशावरत की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और अडियाला जेल सुप्रिटेंडेंट ने अदालत में पेश होकर दरख्वास्त काबिल समाअत होने की मुखालफत की, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नए और पुराने चेयरमैन PTI की मुशावरत बुनियादी हक है। क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफी नहीं था? मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? मुशावरत में मुखालफत से गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुशावरत की इजाजत देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। हुक्म दिया कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाजत बुनियादी हक है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल ऑफिस निगरान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एडवोकेट और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गैर जानिबदार होना चाहिए। निगरान हुकूमत की जेरे निगरानी खौफनाक निजाम चल रहा है। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से जेल में मुलाकात और सियासी मुशावरत की इजाजत के लिए दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एतराज़ात दूर करने की हिदायत की थी। 4 साल सिर्फ दुश्मनाम तराजी की गए, ये जहर खत्म करने में सालों लग जाएंगे। लाडला वो नहीं होता जिसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाए, वो होता है जिसको अदालत गुड टू सी यू कहे। शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कारकुनान से खिताब करते हुए बोले 2018 में डब्बे बदले गए, RTS बंद किया गया, फ्रॉड और जाली तरीके से मुझे हराया गया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि सियासी जमातों में ज़हनी हम आहंगी ज़रूरी है। बेहतर पाकिस्तान बनता देख रहा हूँ। MQM और नून लीग के दरमियान मुलाकात, सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू। मुज़ाकराती कमेटी 2 से 3 रोज़ में फिर मुलाकात करेगी। MQM और नून लीग के दरमियान हल्का NA 242 की नशिस्त के लिए सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। इस हल्के से MQM ने मुस्तफा कमाल और नून लीग ने शहबाज शरीफ को टिकट दिया है। कराची में दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में MQM की जानिब से एक बार फिर इख्तियारात के निचले सतह तक मुंतकिल किए जाने का मुतालबा दोहराया गया, जिसकी शहबाज शरीफ ने तायद की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि MQM और नून लीग मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। इलेक्शन में फैसला होगा कि पाकिस्तान ने तरक्की की तरफ जाना है। फैसला करें कि हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, इस शहर को अजीम बनाएंगे, और MQM यकीनन इस मामले में हमारे पार्टनर्स हैं, बहुत संजीदा पार्टनर्स हैं। इस मौके पर कन्वीनर मुत्तहिदा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मौजूदा हालात में सियासी जमातों में हम आहंगी जरूरी है। जितनी हम आहंगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आज है, वो अल्लाह ताला उसको कायम रखे। मैं इसकी बुनियाद पर एक बेहतर जमहूरियत और एक बेहतर पाकिस्तान बनता हुआ देख रहा हूँ। MQM रहनुमाओं से मुलाकात के लिए बहादुराबाद मरकज का दौरा करने वाले नून लीगी वफ्द की सरबराही शहबाज शरीफ ने की। मुलाकात में अयाज सादिक, साद रफीक, मरियम औरंगजेब भी शामिल थे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद दोनों जमातों के मुज़ाकराती कमेटियों में फिर बैठक लगेगी। कैमरामैन फैसल खान के साथ साकिब आलम, GNN, कराची।
मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। पीपल्स पार्टी के मसूद मंदुखेल ने एतराज़ आयद किया था कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से तनख्वाह और मरात लेने का जिक्र नहीं किया। बैरून मुल्क जायदाद और बच्चों को करोड़ों रुपए कर्ज देने का जिक्र किया मगर मनी ट्रेल नहीं दी। NA 127 से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी के एतराज़ात पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। उधर साबिक वज़ीर आला जाम कमाल के कागजात पर अकामा होल्डर होने का एतराज़ आयद कर दिया गया। मुराद सईद के कागजाती नामजदगी मुस्तरद। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, हमाद अजहर, कासिम सूरी, जाम कमाल के कागजात पर एतराज़ आए। आम इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रहा। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजाती नामजदगी पर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ दायर कर दिया, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर लिया। बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर से कागजाती नामजदगी के एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया गया। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के कागजात नामजदगी पर दुबई का अकामा होल्डर होने का एतराज आयद कर दिया गया। उधर क्वेटा में रिटर्निंग ऑफिसर ने PTI के रहनुमा साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी के कागजात नामजदगी पर एतराज लगा दिया। PTI के सेनेटर एजाज अहमद चौधरी के कागजात NA 127 लाहौर से मंजूर हो गए। हनीफ अवाजी, अयाज सादिक, सेनेटर मंजूर काकड़ और राजा बशारत के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। PTI के रहनुमा मुराद सईद ने कौमी असेंबली के हल्का NA 4 सवात से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिन्हें RO ने मुस्तरद कर दिया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार दिए गए। तलाल चौधरी, नबील गबूल, फरख हबीब, राजा रियाज, अली शाही समेत मुतादिद रहनुमाओं के कागजात दुरुस्त करार दिए गए। जहांगीर तरीन, तलाल चौधरी और ओन चौधरी की PP 105 से जांच पड़ताल जारी है। बानी PTI के मियावाली में कागजात नामजदगी पर एतराज़ात रिटर्निंग ऑफिसर महफूज फैसला कल सुनाएंगे। दरख्वास्त गुजार खुरम हमीद रोखड़ी ने एतराज में कहा था कि बानी चेयरमैन सजा याफ्ता हैं। ज़राए RO ऑफिस के मुताबिक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से भी साबिक चेयरमैन PTI को 36 लाख का डिफॉल्टर करार दिया गया। अगर मौजूदा माहौल में इलेक्शन हुए तो कोई ज़्यादा अच्छी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 2018 के इंतखाबात के बाद तय किया था कि जाली असम्बली में हल्फ नहीं उठाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी को सिंध और नून लीग को पंजाब में हुकूमत बनाने की जल्दी। इसी हवाले से बात करेंगे आतिफ भट्ट से। आतिफ बताएगा मजीद क्या कहना था उनका? जी, मौलाना फजलुर रहमान की जानब से मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है और उनका कहना था कि MPRD समेत कई तहरीकों के बाद भी ऐसा लगता है कि जमहूरियत कमजोर और मुक़्तदा जो है वो ताकतवर हुई है। और सहाफ़ी ने पूछा कि इसमें खामी किसकी है, तो मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि बुनियादी बात यह है कि कोई इदारा ताकतवर बनना चाहता है तो ये गैर आइनी ख्वाहिश है। सियासतदान जो जमहूरियत की बात करते हैं, जिसका तकाजा आईन पाकिस्तान भी करता है, जमहूरियत की मजबूती ना होने में हम सियासतदानों की अपनी कमजोरियाँ और मसलहत जो है वो मसलहत कशियाँ जो है वो शामिल है। मसला यह है कि जो हदायत बाहर से आती रही, हम उनके मुताबिक कानून साजियाँ करते रहे हैं। अगर हमें आईनी तकाज़ों के मुताबिक कानून साजी से रोका गया तो हम रुक गए, तो ये सियासतदानों की कोताहियां हैं। जमहूरियत कमजोरी की सारी जिम्मेदारियां हम मुख्तसरा पर नहीं डाल सकते, हमारी अपनी कमजोरियां और कोताहियां भी इसमें मौजूद हैं। और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया है कि अगर मौजूदा माहौल में इलेक्शन हुए तो कोई ज्यादा अच्छी उम्मीदें नहीं रखें। हमने फितरे से जान छुड़ाने के लिए तहरीक अदम एतमाद को कबूल किया, बसूरत दीगर ये मेरी राय नहीं थी। जब एक साइड पर हो गए तो हम अकेले रह गए, मगर हम खेल जो है वो खराब करने वाले नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये भी कहा गया कि मुनाफिकीन का कोई वोट न देने का मौका इख्तियार किया, क्योंकि हम जिन्हें हम जाली तस्वर करते हैं वो जब वो हमारे साथ आ जाएंगे तो वो असली कैसे हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन के करीब आते ही सियासी जमातों में जोड़ तोड़, रहनुमाओं का पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। MQM के साबिक रहनुमाओं अनीस एडवोकेट और रजा हारून ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून भी सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। शहबाज शरीफ ने लीगी वफ्द के हमरा राजा हाउस में मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगाड़ा से मुलाकात की। ख्वाजा साद रफीक बोले अपने इत्तेहादियों को मिलने आए हैं। राशिद खान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
इलेक्शन के करीब आते ही सियासी जमातों में जोड़ तोड़ और पार्टी बदलने का सिलसिला जारी। MQM के अनीस एडवोकेट और रजा हारून ने पतंग छोड़कर तीर थाम लिया। MQM के साबिक रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आसिफ अली जरदारी ने अनीस एडवोकेट और रजा हारून को PP में शमूलियत पर खुशामदीद किया और मुबारकबाद दी। साबिक सदर का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ कराची शहर कायद के मुस्तकबिल पर दूररस असरात मुरतब करेगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की भी सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद के लिए कराची में सियासी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। साबिक वजीर आजम ने लीगी वफ्द के हमरा राजा हाउस पहुंचकर मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि सिंध में गुज़िश्ता 15 सालों से कायम माफिया के दौर को खत्म करना है। हर डिपार्टमेंट में चोर बाजारी है जो पिछले 15 साल से आप देखते आ रहे हैं, और इस चोर बाजारी को खत्म करने के लिए आज हम लोगों ने सर जोड़ा है। जबकि नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम अपने इत्तेहादियों को मिलने यहाँ आए हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में वेलकम कहा तो उनको भी एतराज नहीं होना चाहिए। 8 रुकनी कमेटी 4 जमाती, ये जो एक सीट एडजस्टमेंट का एक निज़ाम बनेगा उसमें 2-2 मेंबर हर पार्टी के हों ताकि वोट ज़ाया ना हो और वोट ट्रांसफर हो जाए एक दूसरे को। साद रफीक ने मजीद कहा कि हमारा मकसद सिंध और कराची के लोगों की महरूमियां दूर करना और उनको उनका हक दिलाना है। कैमरामैन फैसल नजीर के साथ राशिद खान, GNN कराची। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सनम जावेद का नजरबंदी का ऑर्डर वापस ले लिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी दरख्वास्त पर कुछ देर बाद दोबारा समाअत करेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इबादुल हक हमारे से मौजूद हैं। इबादुल हक, बताएगा इस हवाले से। कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सनम जावेद की जो नजरबंदी थी उसके अहकाम वापस ले लिए। नजरबंदी के अहकाम के खिलाफ सनम जावेद के वालिद जो है जावेद चौधरी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी। अभी कुछ देर में ये समाअत होगी जब ये जो अहकाम नजरबंदी के जो वापस की गई है वो अदालत में पेश कर दिए जाएंगे, लेकिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नजरबंदी के अहकाम वापस ले लिए गए। बहुत शुक्रिया इबाद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।